हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आम्ल क्षार लवण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज का पहला वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके दूसरे पार्ट को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहा कि लवण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। मतलब लवण के बारे में कौन सी बात इसमें सही कही गई है। तो इसमें जो है देखते हैं लवण के बारे में कौन सी बात सही है। तो हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लवण का पीएच मान 1 होता है। नहीं, ये लवण का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो ये बात गलत है। फिर दूसरा बोला ऑप्शन कि लवण अम्ल क्षार का संयोजन है, धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो ये भी बात गलत है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक और सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन है। ये बात गलत है। जो साधारण रूप होता है लवण का वह हमारा जो होता है सोडियम क्लोराइड तो होता है, लेकिन ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोजित नहीं रहता है। तो इसमें जो है सिर्फ एक ही बात यहाँ सत्य दिख रहा है कि लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा अम्ल क्षार के संयोजन से बनते हैं। लवण का जो निर्माण होता है वो अम्ल क्षार के मिलने से बनते हैं। और किस अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन कहा कि निम्न में कौन सा घोल इन सभी में सबसे ज़्यादा अम्लीय है। जो दिया गया है इसमें ऑप्शन से देखकर बताना है कि कौन सा घोल जो है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय है। तो जिसका पीएच मान सबसे कम होता है वह घोल जो होता है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है जिसमें पीएच मान 0 दिया गया है, इसका मतलब कि यह और जो घोल होगा वह सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 53 नंबर क्वेश्चन कहा कि निष्क्रिय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो निष्क्रिय विलयन होता है उसका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो। 54 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्न में कौन सा घोल क्षारीय है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है वह सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। वह सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है हाइड्रोजन आयन का घोल है। 55 नंबर क्वेश्चन कहा कि पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है। जो पीएच मान में 7 से लेकर के 14 तक अगर वृद्धि होता है तो यह किस चीज़ का प्रतिनिधित्व बताता है? या OH आयन जो होता है उसकी वृद्धि को बताता है। किसकी वृद्धि को बताता है? OH आयन के वृद्धि को बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पीएच मान जो होता है वो 7 से लेकर 14 तक बढ़ता है तो वहाँ OH आयनों की जो संख्या होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती जाती है, मतलब बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहा कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में डैश आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। तो यह मैंने अभी ही बताया कि OH आयन सांद्रता में जो हो जाएगी वह वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 57 नंबर क्वेश्चन कहा कि एक विलयन का पीएच मान जो है वो 3 है। जब वह pH 6 तक परिवर्तित होगा तो H+ आयन की जो सांद्रता होगी वह कितनी हो जाएगी। तो H+ आयन की जो सांद्रता होगी वह 1000 गुना घट जाएगी। कितना हो जाएगी? 1000 गुना घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहा कि उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है। तो उस विलयन का जो पीएच मान होगा वह होगा 5। उस विलयन का जो पीएच मान होगा वह कितने के बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। तो इसे क्या माना जाएगा? तो इसे जो है हम एसिड तेजाब के नाम से जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 60 नंबर क्वेश्चन कहा कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान कितना होता है। प्रबल अम्ल जो होता है और प्रबल क्षार जो होता है उसका पीएच मान जो होता है वह 7 होता है।
कितना होता है? 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहा कि कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि इसमें कौन सा निष्कर्ष सही दिया गया है। तो हमारा कथन कहा कि सल्फ्यूरिक अम्ल की जो प्रकृति है वह अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय है। तो इससे निष्कर्ष क्या 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 दिया गया है? इससे निष्कर्ष दिया गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो पीएच वैल्यू है वो कितना है? 7.5 है। और इसमें जो निष्कर्ष 2 दिया गया है वो उसमें बताया कि कुछ फास्फोरस उपस्थित होते हैं। तो आपको बता दें कि जो अम्ल होता है उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से कम होता है, और जो होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें फास्फोरस उपस्थित नहीं होता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे दोनों जो निष्कर्ष दिए गए हैं वो दोनों निष्कर्ष गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमारा 62 नंबर क्वेश्चन कहा कि x का पीएच मान 9 है तो y का पीएच मान 2 है, z का पीएच मान 6 है और a का पीएच मान 13 है। तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस का निर्माण होगा? तो इसमें जो निर्माण होगा वह हमारा जोड़ा होगा y और a होगा। उसमें जो हमारा जोड़ा बनेगा वो कौन बनेगा? y और a बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर हमारा क्वेश्चन कहा कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण होता है। वह जो लवण होगा वह सशक्त एसिड होगा और कमज़ोर बेस होगा, मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा और जो होगा वीक बेस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 64 नंबर क्वेश्चन कहा कि विलयन ए का पीएच मान 6 है, विलयन बी का पीएच मान 8 है और विलयन सी का पीएच मान 2 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी वह विलयन सी में सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहा कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहा कि जब पीएच 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? यह OH आयन में वृद्धि को दर्शाता है। यह OH आयन की सांद्रता के वृद्धि को दर्शाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट किया हुआ था। ठीक। 67 नंबर क्वेश्चन कहा कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान होता है। जो अत्यधिक मिश्रित जो अम्लीय मिश्रण होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? तो उनका पीएच मान जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 68 नंबर क्वेश्चन कहा कि 3 बिलियनों x, y, z के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 हैं। उन्हें हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो होगा कि हाइड्रोजन आयन किस में सबसे ज़्यादा होगा, किस में सबसे कम होगा और किस में जो होगा उससे भी कम होगा। तो यहाँ जो हो जाएंगे हमारे ऑप्शंस नंबर बी जो हो जाएंगे वह हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। x, z, y इस हिसाब से व्यवस्थित होंगे, क्योंकि जिनका पीएच मान सबसे कम होगा उसमें जो होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा होगी और जिसमें सबसे ज़्यादा जो होगा पीएच मान होगा वहाँ जो होगी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे कम होगी। कोई दिक्कत? हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहा कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? जो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक सांकेतिक रूप में किया जाता है? तो किसका इसमें उपयोग किया जाता है? तो यूनिवर्सल इंडिकेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? यूनिवर्सल इंडिकेट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहा कि पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें पी का क्या अर्थ होता है? तो इसमें पी का जो अर्थ होता है वो पोटेंज होता है।
पी का अर्थ होता है पोटेंज, और इसकी जर्मन भाषा में जो अर्थ होती है वो होती है पावर अर्थात शक्ति। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 72 नंबर क्वेश्चन कहा कि किसी विलयन का पीएच उसकी डैश की सांद्रता पर निर्भर करता है। उसके किस चीज़ के सांद्रता पर निर्भर करता है? तो उसके हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं उसकी सांद्रता पर वो निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 73 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है। इसमें सबके पीएच मान दिए गए हैं, इसमें जो है किसी एक का पीएच मान जो है वो गलत बताया गया है। तो जैसे रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, ये सही है। दूध का जो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या है, यहाँ गलत दिखाया गया। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.0 होता है। सिरके का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 2.2 होता है। दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.6 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है, गलत है। 7.5 दिया गया है जो 7.0 होता है। 74 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में कौन से बेलन का पीएच मान न्यूनतम होगा। इसमें कौन सा बेलन जो होगा उसका पीएच मान जो होगा वो सबसे कम होगा। तो इसमें पीएच मान जो होता है वो सबसे कम यहाँ हमको देखने को मिल रहा है नींबू का रस। नींबू का रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसमें किसका उपयोग जो होता है अम्लीय और उदासीन विलयनों को फर्क बताने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसमें जो होता है वो हम लोग इओसिन का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें किसका उपयोग नहीं करते हैं? इओसिन का उपयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेथाइल ऑरेंज का उपयोग किया जाता है, फिनोल्फ्थालीन का उपयोग किया जाता है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में हम लोग टर्मेरिक अर्थात हल्दी का भी उपयोग करते हैं। तो इन तीनों जो हैं ये हमारे नेचुरल जो हैं, ये हो गया हमारा फिनोल्फ्थालीन हो गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया, या मिथाइल ऑरेंज हो गया। ये सभी जो होते हैं एक इंडिकेटर के रूप में अम्ल या क्षार की पहचान करने के लिए वहाँ उपयोग किया जाता है। अम्ल और उदासीन की वहाँ फ़र्क को ये बताते हैं। लेकिन एक इओसिन जो होता है जिसका उपयोग अम्ल क्षार को बताने के लिए या अम्ल उदासीनता को बताने के लिए नहीं उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो। 76 नंबर क्वेश्चन बोला कि शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। शुष्क अगर लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस अगर डालते हैं या पड़ता है तो क्या होता है? तो जो नीला अथवा लाल लिटमस पेपर जो होता है वह अपना रंग नहीं बदलता है। जैसे ही HCl गैस पड़ती है शुष्क या लिटमस पेपर पे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो लिटमस पेपर नीला हो चाहे वो लिटमस पेपर लाल ही क्यों ना हो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन सा एक गंधीय सूचक है। इसमें कौन सा जो है एक गंधीय सूचक बताया गया है। तो इसमें जो है गंधीय जो सूचक होता है वह लौंग माना जाता है। कौन माना जाता है? गंधीय सूचक के रूप में लौंग माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहा कि उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो यहाँ जो होता है अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और हमारा जो क्षार होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि हमारा जो पहला फिल करने वाला है वहाँ अम्ल होगा जो नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा, और लाल लिटमस पेपर जो होगा क्षार के द्वारा पुनः उसे नीला कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो वह किस प्रकार का लवण होगा। तो वह जो होगा एक दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा। कैसा होगा? दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन बोला कि डैश का पीएच मान कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग में पता नहीं लगाया जा सकता है। किसका पीएच मान जो होता है वो कागज के प्रत्यक्ष रूप में प्रत्यक्ष प्रयोग करने के बाद पता नहीं लगाया जा सकता। तो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का जो होता है उसका पीएच मान हम प्रत्यक्ष रूप से कागज पर पता नहीं लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? जो ऑप्शन नंबर डी है यही हमारा राइट आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक होगा किस प्रकार का। वह नमक जो होगा वो किस प्रकार का होगा। तो वह नमक जो होगा वो काफ़ी कमज़ोर एसिड होगा और काफ़ी मजबूत बेस होगा अथवा क्षार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय विलयन जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो यहाँ हमको क्षारीय विलयन का पीएच मान बोल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन बोला कि सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है। 4 से 5 अगर किसी 3 नंबर क्वेश्चन कहा कि सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 पीएच मान क्या इंगित करता है। अगर किसी सार्वभौमिक सूचक के द्वारा किसी भी विलयन का पीएच मान 4 या 5 दिखाया गया है तो वह क्या प्रदर्शित करेगा। तो वह जो होगा एक दुर्बल अम्ल को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? दुर्बल अम्ल को प्रदर्शित करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 84 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जो होता है उसका जलीय विलयन 7 से कम होता है और वह लवण होते हुए भी अम्लीय होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 85 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान संभवतः कितना होगा। उसका पीएच मान जो होगा वह संभवतः कितना होगा। तो वह उसका पीएच मान जो होगा संभवतः लगभग 6 के बराबर होगा। कितना होगा? 6 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस के अनुसार इसका आंसर देने। अगर यहाँ 5 रहता तो 5 हो जाता, 4 रहता तो 4 हो जाता, क्योंकि 7 से जिनके भी पीएच मान नीचे होते हैं वो अम्ल को दर्शाते हैं। तो जो भी अम्ल होगा वही क्या करेगा? नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहा कि यदि किसी विलयन से नीला लिटमस जो होता है वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसका पीएच मान जो होगा वह कितना होगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पीएच मान जो होगा वह 7 से कम होगा, तब वह नीले लिटमस पेपर को जो होगा हमारा रेड में चेंज कर देगा। तो ऑप्शंस के अनुसार यहाँ सबसे पीएच मान कम किसका है। तो सबसे पीएच मान जो कम है ऑप्शन नंबर डी जो है वह 6 बताया गया है। इस विलयन का जो पीएच मान होगा वह कितना होगा? 6 होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा। इसमें जो है कौन सा जो ऑप्शंस दिखाया गया है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। तो नीले लिटमस पेपर को सिरका जो होगा वह लाल कर देगा, क्योंकि सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका का पीएच मान जो होता है वो 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2 होता है। 88 नंबर क्वेश्चन बोला कि उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया
कि जिस भी विलेन का pH मान 7 से कम होगा वह जो होगा नीले लिटमस को लाल करेगा, और जिसका pH वैल्यू 7 से अधिक होगा वह जो होगा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 89 नंबर क्वेश्चन बोला कि जब लिटमस को बोरेक्स के बेलन में लिया जाता है तो यह डैश हो जाता है। जब किसी भी लिटमस को बोरेक्स के बेलन के साथ जो होता है डुबोया जाता है या रखा जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह नीला रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? नीले रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 90 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो कौन जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। मतलब दुर्बल अम्ल कौन है और प्रबल अम्ल कौन है इसको बताया जा सकता है। किसका उपयोग करके? तो इसमें हम किसका उपयोग करेंगे कि दुर्बल और अम्ल और प्रबल अम्ल को बता पाएंगे? तो इसमें जो है हम सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करेंगे, जिसकी सहायता से हम दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल को अलग अलग विभेदित कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन बोला कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? जलीय विलयन में जो होने वाला परिवर्तन होता है वह किस प्रकार होता है? तो क्षार जो होता है वह जल में OH आयन जो होता है, OH माइनस आयन का जो होता है वह निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। क्षार क्या करता है? जल में OH माइनस आयन निर्मित करता है, और जो हमारा अम्ल होता है वह जल में क्या करता है? H प्लस जो होता है आयन का निर्माण करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहा कि शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस जो पेपर का रंग जो होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका रंग जो होगा अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 94 नंबर क्वेश्चन कहा कि क्षार का रंग कैसा होता है? जो क्षार होता है उसका रंग कैसा होता है? जो क्षार होता है उसको फिनोल्फ्थालीन जब सूचक का उपयोग करते हैं तो वह गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ जो होता है हल्का पीला रंग दे देता है। फिनोल्फ्थालीन का उपयोग करते हैं तो वह गुलाबी रंग का जो होता है रंग देता है, और जब मिथाइल ऑरेंज का उपयोग करते हैं तो वह पीले रंग का रंग देता है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि यह क्षार है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके साथ क्या क्या देता है? फिनोल्फ्थालीन के साथ गुलाबी रंग देता है, और जो होता है मिथाइल ऑरेंज जो होता है उसके साथ हल्का पीला रंग देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो। 95 नंबर क्वेश्चन बोला है कि डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इसमें जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शन से चूज करके बताना है कि कौन इसमें उभयधर्मी है अपनी प्रकृति में। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है, जिंक ऑक्साइड जो दिख रहा है, यही क्या है? एक उभयधर्मी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस की सहायता से बताना है जिसमें कौन जो है अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? क्या है? एम्फोटेरिक
टेरिक ऑक्साइड है। तो इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन का है कि मिथाइल ऑरेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है वह अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। कैसा होता है? अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है मिथाइल ऑरेंज। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन बोला कि कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसमें जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि कौन एक एम्फोटेरिक है अर्थात उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो मैंने अभी ही बताया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वह एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। इसमें 4 धातु दिए गए हैं, इसमें से देखकर बताना है कि कौन जो है उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा एल्युमिनियम, वह हमारा जो होगा उभयधर्मी ऑक्साइड को बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन कहा कि कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा एल्युमिनियम, वही क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है अर्थात उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो हमारा नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसमें देखकर बताना है कि कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो मैंने इस क्वेश्चन भी पीछे बताया था कि ये उसमें उभयधर्मी ऑक्साइड कौन होगा। तो यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होगा वही क्या होगा? एक उभयधर्मी ऑक्साइड होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? नीला थोथा जो होता है वो किस यौगिक को बोला जाता है? तो नीला थोथा को कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट जो होता है वो नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से देखकर बताना है कि किस ऑप्शंस में कौन से अम्ल में जो है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं दिखाई गई है। तो यहाँ साफ साफ ही देखने पर पता चल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बना होता है, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहा कि विरंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। विरंजक चूर्ण के बारे में इसमें कौन सा कथन जो इसमें गलत दिया गया है। तो विरंजक चूर्ण के बारे में देखते हैं। विरंजक चूर्ण जो होता है वो जल में विलय होता है पूर्ण रूप से, तो ये बात सही है। विरंजक चूर्ण जो होता है वह एक ऑक्सीकारक होता है, ये भी बात सही है। तनो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर यह क्लोरीन गैस का निर्माण करता है, लेकिन यह हल्का पीला चूर्ण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही कथन जो है असत्य कथन है। 107वां नंबर क्वेश्चन का है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न क्षारीय होता है तो इसका रंग कैसा होता है। जब कोई भी विलयन न तो क्षारीय होता है और न अम्लीय होता है तो उसका रंग जो होता है वो कैसा होता है। तो उसका रंग जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन का है कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है। जिस किसी भी पदार्थ का जो गंध होता है वो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जो होता है ऑल्फैक्टरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑल्फैक्टरी या घ्राण सूचक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 109 नंबर क्वेश्चन कहा
कि लिटमस विलयन डैश से निष्कासित किया जाता है। जो लिटमस विलयन होता है वो किससे निष्कासित किया जाता है? तो वह लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। कहाँ से निष्कासित किया जाता है? लाइकेन से। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 110 नंबर क्वेश्चन का है कि लिटमस विलयन एक वैगनी डाई है जिसे डैश से निकाला जाता है। उसे किससे निकाला जाता है? तो उसे जो है काई अर्थात लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? काई अर्थात लाइकेन से निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 111 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है। जो निष्क्रिय लिटमस विलयन होता है उसका रंग कैसा होता है? तो मैंने अभी ही बताया, जो ना तो क्षारीय होता है और ना अम्लीय होता है, उस विलयन का जो रंग होता है वो कैसा होता है? बैगनी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 112 नंबर क्वेश्चन कहा कि यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेजिया गुल्म के फूल डैश के होंगे, इसमें किस रंग के होंगे? तो हाइड्रेजिया के जो गुल्म के जो फूल होंगे वो नीले रंग के होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 113 नंबर क्वेश्चन कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसे मिश्रित कर दिया जाता है तो इसका रंग जो होगा वो कैसा होगा? इसका रंग जो हो जाएगा वह लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 114 नंबर क्वेश्चन कहा कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन कहा कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। जो एक्वारेजिया बनाया जाता है वह किसको किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो जो एक्वारेजिया बनाया जाता है वह नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक्वारेजिया का निर्माण किसके किसके द्वारा होता है? नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के मिलने से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 116 नंबर क्वेश्चन कहा कि सिट्रिक C6H8O7 अम्ल मुख्य रूप से किस में होता है? मुख्य रूप में जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो नींबू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सिट्रिक अम्ल? नींबू में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 117 नंबर क्वेश्चन कहा कि विटामिन सी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो विटामिन सी का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? तो विटामिन सी का जो दूसरा नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी को किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन कहा कि अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो अमाशय रस होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय रस में जो होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 119 नंबर क्वेश्चन कहा कि पीएच मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि जो पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या दर्शाता है। तो पीएच वैल्यू जो होता है किसी भी विलयन के क्षारीय होने अथवा अम्लीय होने के स्थिति को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। मतलब किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन कहा कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो धोने का सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वह सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसे रासायनिक सूत्र के रूप में Na2CO3 लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं खाने की सोडा की बात करें तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। 121 नंबर क्वेश्चन कहा कि कथन ए कहा कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। फिर कथन दूसरा जो कारण है वो आर कहा कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो बहुत अधिक होती है। तो यहाँ दोनों कथन सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन जो हैं वो सही हैं, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन अपने आप की किसी दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। जैसे ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है और आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 122 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक कहा कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। फिर दूसरा कथन कहा कि अग्निशामक में पाक सोडा या बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। फिर ऑप्शन तीसरा कहा कि अग्निशामक से CO2 गैस निकलती है। तो ये तीनों ऑप्शन कथन दिए गए थे, इन तीनों पर विचार करना है कि इन तीनों में कौन सा कथन सही है। तो इसमें तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। तीनों कथन क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। 123 नंबर क्वेश्चन बोला कि खाने का नमक किससे बनता है। जो खाने का नमक जो होता है वो किससे बनता है। तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार के मिलने से जो होता है हमारे खाने का नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन कहा कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर डैश होता है। जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो एक जो सोडा का निर्माण होता है वह सोडा किस प्रकृति का होता है। तो वह सोडा जो होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ऑप्शंस नंबर सी जो हो जाएंगे वह हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।